Now, good evening to everybody. सुबह मैंने आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाया था। मैंने आपको बता भी दिया था कि परीक्षा में आपको दो टॉपिक हैं, जिनमें से एक में से 10 नंबर का प्रश्न आएगा। वो है या तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उसमें से हॉब्स के विचार आ सकते हैं, लॉक के आ सकते हैं या रूसो के आ सकते हैं। एक प्रश्न तो उसमें से आ सकता है, एक प्रश्न यही आएगा, राज्य का विकासवादी सिद्धांत। तो सुबह मैंने आपको ये करवाया था, राज्य का विकासवादी सिद्धांत। तो निश्चित रूप से चाहे राज्य के संबंध में कितने भी सिद्धांत आ जाए, है ना, राज्य की उत्पत्ति के लिए कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय को लेकर वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार, अपने अपने चिंतन के अनुसार अभिव्यक्त किए। कुछ विद्वानों का कहना था कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की, भगवान ने की, लेकिन इसकी कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता हमारे पास नहीं है, तो इसको हम मात्र एक कल्पना सा मानते हैं। तो इस विचार को ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद जो मैंने आपको सुबह बताया कि राज्य के लिए सामाजिक समझौता किया लोगों ने, राज्य का निर्माण करने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर सामाजिक समझौता किया, और सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हॉब्स, लॉक और रूसो। अब हम देखते हैं राज्य का विकासवादी सिद्धांत। ये कहा जाता है जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसे अधिकतम विद्वानों की स्वीकृति प्राप्त है, वो है कि राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे विकास से हुई। क्योंकि ये सिद्धांत अपने आप में जो पहले जो सिद्धांत थे, उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं था। तो राज्य की विकासवादी प्रवृत्तियों की उन सिद्धांतों में उपेक्षा की गई थी। तो इसलिए विद्वानों ने नया सिद्धांत बतलाया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास हुआ धीरे धीरे। राज्य का यही सिद्धांत है जिसे स्वीकार किया जाता है। राज्य की उत्पत्ति का यही सिद्धांत है जिसे सर्वमान्य स्वीकृति प्राप्त है। तो गार्डनर ने कहा कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है। गार्डनर का नाम आप हमेशा याद रखना। गार्डनर ने कहा कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है और न ही किसी परिवार का विस्तार है। न तो राज्य को भगवान ने बनाया और न ही राज्य किसी परिवार का विस्तार है। न राज्य कोई आविष्कार की वस्तु है। राज्य ईश्वर की सृष्टि नहीं है। राज्य परिवार का विस्तार नहीं है, न ही राज्य का कोई आविष्कार किया गया। एक बच्चा, एक स्टूडेंट कमेंट करके सिर्फ ये लिख दो कि अच्छी तरह दिखाई दे रहा है और अच्छी तरह सुनाई दे रहा है, कोई भी लिख दो। हाँ,
गार्नर कहते हैं कि न तो राज्य को भगवान ने बनाया और न ही राज्य परिवार का विस्तार है और न ही कोई आविष्कार है। ओके, न ही राज्य आविष्कार है, बल्कि एक ऐसी संस्था है जिसका स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे विकास हुआ। ऐसी संस्था है जिसका धीरे धीरे विकास हुआ। भाई, आज हमारी भारत की जो जनसंख्या है करोड़ों में है, तो क्या इतने लोगों को मिलकर एक दिन में राज्य बन जाएगा क्या? नहीं। तो परिवार भी क्या होता है? विकास। गांव का भी क्या होता है? धीरे धीरे विकास। पहले 2 परिवार रहते थे किसी गांव में, फिर 2 की जगह 3 परिवार कहीं से आके और बस गए, और उसके पश्चात 1 साल बाद पता पड़ा कि अब तो वहां पे 10 गांव हो गए, और आप 5-7 साल बाद जाओगे उसी गांव में तो आप देखोगे कि वहां पे 100 परिवार निवास करते हैं। ये कैसे होता है? विकास है, क्रमिक विकास है। तो इसलिए राज्य की उत्पत्ति के लिए सबसे अधिक जिस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है वो सिद्धांत क्या है? विकासवादी सिद्धांत। जो इस सिद्धांत को जो विद्वान मानते हैं, उनका मानना है कि राज्य को न तो ईश्वर ने बनाया और न ही राज्य कोई परिवार का विस्तार है, और न ही राज्य कोई आविष्कार है। राज्य आविष्कार नहीं है। तो क्या है? राज्य विकास का परिणाम है। अब हम आज सारा इसी पर ही देखेंगे। माना ये है राज्य, और यहां हम देख लेते हैं भारत। मैंने सुबह भी ये डायग्राम बनाया था। सन 1600, 1700, 1900, 1947, 1950, 1967, 1977, 1985, 2000, 2023, 2024, 2030, 2040, 2050। ये मैं आज ही रिपीट कर रही हूं बेटा, क्योंकि ये टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये मैं रोजाना रिपीट नहीं करूंगी, आज रिपीट कर रही हूं क्योंकि ये प्रश्न आपको आपके 10 नंबर का सवाल ये आ सकता है सेमेस्टर में। तो अब आप मुझे बताओ कि सन 1600 में अंग्रेज भारत आए थे, ठीक है? इस टाइम पे अंग्रेज भारत में थे, इस टाइम पे अंग्रेज भारत में थे। 1947 में भारत को क्या मिली थी? आजादी। अब हम ये देखते हैं कि अब केवल यहां से शुरू करते हैं हम। कौन कौन सी स्थितियां होती हैं? एक देश जब बसता है तो सबसे पहले तो होती है उसकी भौगोलिक स्थिति। एक राज्य के निर्माण में कौन कौन से तत्व होते हैं? भौगोलिक, उसके बाद है भौतिक, उसके बाद है आपका सामाजिक, उसके बाद है आपका आर्थिक,
उसके बाद है आपका वैज्ञानिक। उसके बाद है आपका धार्मिक। उसके बाद आपका आ जाता है शिक्षा। उसके बाद आपका आ जाता है तकनीकी विकास। ये सारी चीजें हैं जो साथ साथ चलती हैं किसी भी देश में, किसी भी राज्य में। आप मुझे बताओ कि हमारी भौगोलिक स्थिति जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तब जो थी वो अब है क्या? बहुत परिवर्तन आ गया। 1947 में हम आजाद हो गए, भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया। देश का क्या हुआ था? विभाजन। भारत के क्या हुए थे? टुकड़े। अंग्रेजों ने दो देशों का निर्माण कर दिया, भारत, पाकिस्तान। तो हमारा जो क्षेत्रफल था वो क्या हो गया? कम। उसके बाद 1950 में हमने अपना संविधान बना लिया। जब एक देश का अपना खुद का संविधान होता है तो निश्चित रूप से वहां की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम करती है। ये तो बहुत सीधी और सरल बात है, इसमें कोई तकनीकी नहीं है कुछ भी। कि जब एक देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, संवैधानिक संस्था है, तो उस देश की सारी व्यवस्थाएं ठीक से कार्य करती हैं। तो हमने 1950 में संविधान को अडॉप्ट किया। 1967 वो था जब भारत में 9 राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनी थी, और 77 वो था जब पहली बार भारत में केंद्र में जनता दल का शासन आया था। 1985 में राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद अपने लगातार अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब आप मुझे ये बताओ, इन सारे कालों का कंपेयर कर लो आप। भौतिक स्थिति में हमेशा परिवर्तन आया कि नहीं आया? भौतिक स्थिति में पहले हम भौतिक स्थिति में पहले जो काम हम अपने घर पे हाथ से करते थे, आज भौतिक सुख, भौतिक संसाधन अब हमारे पास क्या हो गए? बहुत अधिक। मैं सामाजिक वातावरण की बात करती हूँ। सामाजिक वातावरण को चाहे आप देख लो 1950 में देख लो, और सामाजिक वातावरण को चाहे आप 1947 में देख लो। उस टाइम भारत का जो सामाजिक संरचना थी तो उसमें बहुत ज्यादा कुरीतियां थी। बाल विवाह था, पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, और हमारे समाज का वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वो अपने आप में अभिशाप थी। तो लेकिन क्या ये जो 1950 में जो भारत की जो सामाजिक स्थिति थी, क्या आज 2023 में है क्या? नहीं। अब हमने बहुत सामाजिक व्यवस्था में बहुत क्या कर लिया? सुधार। तो बहुत परिवर्तन आ गया। उसी तरीके से आर्थिक स्थिति, ये ऐसा समय था जब भारत को ये कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उन्होंने हमारे साथ व्यापार किया,
भारत का सारा धन वो कहां ले गए? ब्रिटेन। लेकिन फिर भारत ने अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, ठीक है। और राजीव गांधी के समय में ये कहा जाता है कि भारत में टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हुआ भारत में राजीव गांधी के समय में, और वो विकास आपका आगे बढ़ता गया। बीच में एक काल आता है आपका, वो काल था 2020 और 2021। ये काल कौन सा था? कोरोना। तो इसमें क्या हुआ कि हम अपनी जिसको कहना चाहिए कि हम विकास की गति, कोरोना के टाइम में विकास की गति बहुत क्या हो गई थी? समाप्त सी हो गई थी। चाहे वो व्यापार हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सभी चीजें एक बार वापस नीचे चली गई थी। और अब हम देखते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पुनः एक अच्छे स्तर पर आ गई है। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छे स्तर पर पुनः आ गई है। 2024 में हमारे देश में फिर लोकसभा के चुनाव है। 2030 मतलब कि ये आएगा कितने साल बाद? 7 साल बाद। 7 साल बाद आप देखना कि देश में, अब ये तो देखो समय के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अनुप्रिया, गुड इवनिंग। समय के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि समय कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि अभी फिर समाचार आने लग गए कि कोरोना आ गया, कोरोना वापस आ गया। भगवान करे ना आए, है ना, क्योंकि यदि कोरोना आता है तो सारे, एक कंट्री नहीं, समस्त जितने भी राष्ट्र हैं वहां जन हानि, धन हानि, विकास, सब कुछ उसका सब विनाश हो जाता है। तो इसलिए अब 2030 में भारत कैसा होगा, तो ये तो हम क्यों सोचें कि गिरावट आएगी। हम तो यही मानते हैं कि 2030 तक भारत और उन्नति करेगा। 2040 में मैं तो नहीं रहूंगी, 2040 में मैं तो नहीं रहूंगी, लेकिन भारत का विकास शायद आज से और बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो अपन यही देख लेते हैं कि 1950 में महिलाओं की शिक्षा की दर क्या थी? 1950 में महिलाओं की शिक्षा की दर क्या थी? मेरे ख्याल में थी ही नहीं, कोई दर ही नहीं थी, बच्चियों को कोई नहीं पढ़ाता था। और आज 2023 में बच्चियां ऑनलाइन लाइव पढ़ रही हैं। परिवर्तन है कि नहीं है? बच्चियां, लड़कियां ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड कर रही हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ए बिग डेवलपमेंट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विकास है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और जब हम ये कल्पना करें कि 2050, तो 2050 में तो पता नहीं क्या स्थितियां होंगी, कितना हम टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस हो जाएंगे। क्योंकि विनाश तो तब होता है जब कोई प्राकृतिक आपदा विपदा आ जाए, तो विनाश होता है। या ये कि राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो जाए, राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो जाए। तो अब सभी राष्ट्र इतने समझदार हैं कि युद्ध को अवॉइड करते हैं, और युद्ध करते भी हैं तो उनसे करते हैं जो उनसे बहुत कमजोर है, जो उनसे बहुत कमजोर है। तो अब इस तरीके से हम ये देखते हैं कि 1600 से हम
काउंट करते हैं भारत राज्य को, और हम इसको ले जाते हैं कहां पे, 250 पे। विकास कैसे हुआ? अब यहां मेन प्रश्न है कि विकास कैसे हुआ। तो विकास कैसे हुआ? क्रमिक। विकास कैसे हुआ? धीरे धीरे। एकदम से हम 1600 से 2050 पे नहीं गए, या 1950 से जब हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था तो हम सीधा 2050 पे नहीं गए। हम 1950 से सीधा 2023 पे नहीं आए। हमने बहुत सी अवस्थाओं को पहले धीरे धीरे करके उनको पार किया। ये आपके मतलब ये मेन थीम है कि राज्य का विकास क्रमिक होता है। राज्य का विकास क्रमिक होता है। अब हम देखते हैं राज्य के विकास के बारे में सबसे पहले किसने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे? गार्डनर ने कहा था कि राज्य न तो कोई ईश्वर की सृष्टि की रचना है, भगवान ने राज्य को नहीं बनाया। भगवान ने मनुष्य को बनाया, प्रकृति को बनाया, भगवान ने राज्य को नहीं बनाया। और न ही राज्य कोई परिवार का विस्तार है, और न ही कोई राज्य आविष्कार है। ये एक ऐसी संस्था है जिसका धीरे धीरे विकास हुआ। लिकोक ने भी इसी तरह से परिभाषा दी कि राज्य का उद्भव एक क्रमिक विकास की परिणति है। राज्य का उद्भव क्या है? क्रमिक विकास। एक स्टूडेंट ने सुबह की क्लास में पूछा था कि क्रमिक विकास क्या होता है। तो क्रमिक विकास बहुत सीधी सी बात है, जो धीरे धीरे हो उसको क्रमिक विकास कहते हैं। तो लिकोक कहता है कि राज्य क्रमिक विकास की परिणति है, और इसका इतिहास मानव जाति के ज्ञात और अज्ञात कुलों तक फैला हुआ है। मनुष्य जाति का अध्ययन आप जितना भी करोगे कि मनुष्य तब कैसा था, फिर क्या हुआ, तो जब भी आप मनुष्य जाति का अध्ययन करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कुछ भी हुआ वो मनुष्य ने धीरे धीरे विकास किया। बर्गेस ने एक परिभाषा दी अपनी। वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति अपूर्ण और अव्यवस्थित रूप से प्रारंभ होकर किससे? अपूर्ण अव्यवस्थित कहां से प्रारंभ हुआ है? अपूर्ण से प्रारंभ हुआ है, अव्यवस्थित से प्रारंभ हुआ है, और धीरे धीरे होकर आज यह मानव जाति के पूर्ण और विश्वव्यापी संगठन के रूप में इसको माना जाता है। राज्य भारत ही नहीं है, राज्य सभी हैं। अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, अनेकों राज्य हैं दुनिया में, जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, अमेरिका का जितने भी हिस्से हैं। तो समूचा विश्व पहले अपूर्ण था, अव्यवस्थित था, धीरे धीरे करके उन्होंने विकास किया, और आज वो पूर्ण और व्यवस्थित राज्य के रूप में हमारे समक्ष है। तो इसलिए विकासवादी सिद्धांत राज्य को एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानते हैं। जो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं वो राज्य को क्या मानते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, एक स्वाभाविक संस्था है, और जिसका धीरे धीरे विकास हुआ।
गैटल ने कहा है कि राज्य के विकास में कुछ तत्वों का बहुत ज्यादा योगदान रहा। गैटल ने कहा है कि राज्य के विकास में कुछ तत्वों का बहुत ज्यादा योगदान रहा। अब हम उन तत्वों पे आएंगे कि वो कौन कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से राज्य का विकास माना जाता है। तो सबसे पहले है उसमें आपका रक्त संबंध। रक्त संबंध का राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कैसे? आप भी जानते हो कि एक परिवार का जब निर्माण होता है, किसका? एक परिवार का निर्माण होता है, उसका बेस क्या है? रक्त संबंध। हम परिवार को मानते हैं, हम ये कहते हैं कि हाँ 100% आएगा। मेरा मानना है कि विकासवादी सिद्धांत पे आपके या तो आएगा सामाजिक समझौते पे या विकासवादी सिद्धांत आएगा, क्योंकि और जो सिद्धांत है उन पे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। तो बड़ा प्रश्न आएगा तो वो इसी पे ही आएगा, या तो सामाजिक समझौते पे आ सकता है और या विकासवादी सिद्धांत। इनको बहुत इन दोनों टॉपिक में से पेपर बहुत ज्यादा कवर होगा आपका, इसीलिए मैंने रिपीट किया, नहीं तो मैं रिपीट नहीं करती बेटा सुबह वाला। तो वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले है हमारा रक्त संबंध, जिसका राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज सभी विद्वान इस मत पर सहमत हैं कि मानवीय समूह की प्रथम सृष्टि से रक्त संबंध या नातेदारी का प्रमुख संबंध रहा है। हमारे लिए सबसे पहले कौन है जिनसे हमारा क्या है? ब्लड रिलेशन, जिसको हम कहते हैं खून का रिश्ता। तो आप ये कहते हो भाई ये मेरी बहन है ना? बहन को तकलीफ होती है तो आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? होती है। मां की संतान यदि कष्ट में हो तो मां को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों से उसका क्या संबंध है? रक्त का संबंध है। उसने उनको जन्म दिया है, हमारा भाई है, ये हमारे ब्लड रिलेशन है। तो ब्लड रिलेशन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर ये कहा जाता है, मैकाइवर ने कहा कि रक्त संबंध समाज की रचना करता है और समाज अंततः राज्य की रचना करता है। रक्त संबंध से क्या होता है? रक्त संबंध है और रक्त संबंध से किसका निर्माण होता है? हम ये मानते हैं कुटुंब का निर्माण हुआ। रक्त संबंध से किसका निर्माण हुआ? कुटुंब का निर्माण हुआ। कुटुंब के बाद जब बहुत से कुटुंब एक जगह रहने लगे तो किसका निर्माण हुआ? गांव का निर्माण हुआ। गांव के पश्चात हम ये कह सकते हैं जब गांव बन गए तो हमने कुछ समाज की बनावट ग्रहण की। हमने समाज की बनावट को ग्रहण किया और समाज के बाद हमें इसकी आवश्यकता हुई कि हम अपनी शक्तियों का इस प्रकार से समायोजन करें जिससे कि हम सुरक्षित हो जाएं और सभी लोग एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। तो इसलिए ये कहा जाता है कि
बेस है आपका रक्त संबंध। रक्त संबंध से ही विद्वान मानते हैं कि पहले कुटुंब बने, फिर गांव बने, फिर समाज बने और फिर राज्य बने। वो ये कहते हैं कि राज्य के निर्माण में रक्त संबंधों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बाद ये कहा जाता है कि हेनरी मैन, सर हेनरी मैन, उन्होंने कहा कि रक्त संबंध सबसे पुराना सूत्र है। रक्त संबंध सबसे पुराना सूत्र है जो आदिम अवस्था से मानव को एक समूह के रूप में संगठित करने में समर्थ रहा है। वो कहते हैं कि ये तो आदिम काल से मनुष्य को संगठित करने में रक्त संबंध का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाई ये तो आप पशुओं में भी देख लो, पशु में भी ब्लड रिलेशन का भावना है। तो इसलिए पक्षियों में है, तो मनुष्यों में तो क्योंकि हम तो जीवंत हैं, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हम विचारशील हैं, तो इसलिए कहा जाता है, हेनरी मैन कहते हैं कि रक्त संबंध सबसे पुराना सूत्र है जिसका आदिम अवस्था से मानव को एक समूह के रूप में संगठित करने में योगदान रहा है। और रक्त संबंधों के आधार पर परिवार, परिवार से कुल और कुलों से कबीलों की उत्पत्ति हुई और कबीलों ने राज्य के तत्व प्रकट होने लगे। तो मैंने आपको अभी यही लिखवाया आपको, है ना, परिवार, रक्त संबंध, कुटुंब, गांव, कबीले, धीरे धीरे करके गांव, समाज, राज्य। अंततोगत्वा हमने महसूस किया कि हमें अब ऐसी किसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जिससे कि हम एक सुरक्षित जीवन जी सकें। जो हॉब्स लो क्रूसो कहते हैं कि भाई अव्यवस्थाओं से सभी परेशान हो गए थे, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, है ना, और जो शक्तिशाली है, जो शक्तिशाली है उसी का हित माना जाता था। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा समय तक जीवन नहीं चल सकता। हमें व्यवस्था को तो बनाना ही होगा। और व्यवस्था क्या होती है? समाज नहीं होती। व्यवस्था यदि है तो वो क्या है? राज्य, जहां प्रत्येक व्यक्ति एक सुरक्षित जीवन जी सकता है। आपसे एक निवेदन है बेटा, रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप लोग शेयर नहीं करते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। और लाइक, पसंद आए तो लाइक करना। फिर ये कहा जाता है कि रक्त संबंध के कारण मनुष्य में आज्ञा पालन की भावना आई। रक्त संबंध के कारण मनुष्य में क्या आई? आज्ञा पालन की भावना आई, अनुशासन की भावना आई। हमें अपने घर में जो बड़े हैं वो कितना भी डांट ले, क्या हम वो माना कि हमें बहुत कुछ कहते हैं, हम क्या सब कुछ उतना वापस बराबर कह देते हैं क्या? अभी थोड़ी लोक लाज, या जिसको कहना चाहिए कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। हमारी मदर, मेरी माँ, यदि मुझे आज भी डांटती है तो मैं जवाब नहीं देती, क्योंकि हमारी पीढ़ी क्या है? पुरानी।
तो इसलिए ये जो अनुशासन शब्द आया वो परिवार से आया। भी छोटों को, छोटे जो थे वो किस पर निर्भर थे? बड़ों पर। उनको अपनी सुरक्षा कहाँ दिखाई देती थी? बड़ों में। तो जिनमें आप अपनी सुरक्षा देखते हो उनकी आप आज्ञा पालन करोगे, सीधी सी बात है। और जिनसे आप अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हो, जिनसे आप अपनी आवश्यकताएं सारी होती हैं, आवश्यकताएं भावनात्मक भी हैं, आवश्यकताएं हमारी आर्थिक भी हैं, आवश्यकताएं हमारी भौतिक भी हैं, आवश्यकताएं हमारी नैतिक भी हैं। तो हम हमारी समस्त आवश्यकताएं परिवार में किससे प्राप्त करते हैं? बड़ों से। तो जब सारी आवश्यकताएं हमारी वो पूरी करते हैं तो हम आज्ञा का पालन तो करेंगे। और जब आज्ञा का पालन होता है तो फिर किसका निर्माण होता है? अनुशासन का निर्माण होता है। परिवार में भाई अनुशासन तो रखना पड़ता है, और जिन परिवारों में अनुशासन नहीं होता तो उनका हश्र भी आप समाज में देखते हो। तो गैटल ने कहा कि ये अनुशासन और सामूहिक जीवन की जो भावना है ये रक्त संबंध से ही पनपी। तो गैटल ने कहा कि नातेदारी और रक्त संबंधों के परस्पर अधीनता और एकता के भाव मजबूत किए। हमारी परस्पर एकदम सब पर एक दूसरे की क्या है? निर्भरता। घर से यदि मां चली जाए तो बच्चों को यूं लगता है कि जैसे पता नहीं कौन चला गया। महत्वपूर्ण उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं यदि घर में मां नहीं हो तो। और माना कि बच्चे चले जाएं बाहर कहीं 5-7 दिन के लिए, तो मां को कैसा लगता है? मां का भी मन नहीं लगता। मां की भी भावात्मक जो नीड है वो बच्चों में है, और बच्चों की जो भावात्मक सुरक्षात्मक आवश्यकताएं हैं वो किसमें है? बड़ों में है, मां में है, पिता में है, बड़े भाई में है, बड़ी बहन में है। तो इसलिए ये पारस्परिक निर्भरता का कॉन्सेप्ट है। परिवार क्या है? ये एक तरीके से पारस्परिक निर्भरता। परिवार में पारस्परिक निर्भरता रहती है, तो इसलिए निर्भरता के कारण क्या जन्म लेता है? अनुशासन और आज्ञा पालन। अनुशासन जन्म लेता है और आज्ञा पालन जन्म लेता है। ये किसकी वजह से होता है? परिवार की वजह से। तो पहले राज्य की उत्पत्ति में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जिन्हें कहा जाता था पितृसत्तात्मक सिद्धांत। ये वो सिद्धांत था जो ये तो मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति हुई तो विकासशील है, लेकिन वो ये मानते थे कि उसमें जो मुखिया होगा वो कौन होगा? पुरुष, पिता। तो उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत। कुछ विद्वान ऐसे थे जो ये कहते थे कि नहीं, परिवार में ज्यादा महिला की से रहती है, महिला के अनुसार परिवार चलता है। तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? मातृसत्तात्मक सिद्धांत। अब हम अगला देखते हैं कि विकासवादी सिद्धांत में और कौन कौन से ऐसे तत्व थे जिनकी वजह से या कि हम ये कहें जिन्होंने परिवार के निर्माण में सहयोग दिया।
हम देखते हैं। अब दूसरा फैक्टर कौन सा था जिसको ये माना जाता है कि जिसने परिवार के निर्माण में सहयोग दिया? वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, धर्म। बहुत देखो, हमने आज भी भारत में धर्म के नाम पर बहुत कुछ होता है। धर्म के कारण ही भारत का विभाजन हुआ था। अंग्रेजों ने जब 1947 में भारत को आजाद किया तो आजाद करने से पहले उन्होंने भारत का विभाजन कर दिया। जो हिंदू थे वो यहाँ रह गए और जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में चले गए। लेकिन भारत इस बात पर बिल्कुल अड़ा रहा कि भारत ने ये बिल्कुल मना नहीं किया कि यहाँ केवल हिंदू रहेंगे। नहीं, भारत में आपको पता है हमने अपने संविधान में किसी भी धर्म को स्थान नहीं दिया है। हमारी प्रस्तावना में साफ है, हमने किसी धर्म को अंगीकार नहीं किया। भारत के लिए सर्व धर्म संभाव, हमारे लिए कानून के समक्ष सभी धर्म समान है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी धर्म हो। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। तो इसलिए कहा जाता है कि गेटल ने कहा कि रक्त संबंध और धर्म राज्य की उत्पत्ति में समान महत्व रखते हैं। जितना रक्त संबंध का महत्व था राज्य की उत्पत्ति में, उतना ही धर्म का भी महत्व रहा है। धर्म के आधार पर मानवीय समूहों में एकता और बंधन मजबूत होता है। ये आप भी कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये आज भी है। आप यदि हिंदू धर्म को मानने वाले हो, और हमारे देश में तो इस तरह के संप्रदाय और ये सब चीजें बहुत होती रहती हैं, तो इसलिए धर्म की वजह से हम एक एकता को महसूस करते हैं। लोगों के सहजातीय समूह, कुटुंब, गोत्र की भावना, ये सब हमें संगठित करती है। जब हमारे ब्याह शादी होते हैं, विवाह जब होता है, तो हम वो मिलाते हैं गोत्र, नानी का क्या था, दादी का क्या था, और यदि वो ना मिले तभी शादी होती है, विवाह तभी होता है। मिल जाता है तो हम ये मानते हैं कि ये विवाह तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही गोत्र के हैं, तो वो क्या हो गए? वो तो भाई बहन हो गए। तो इसलिए अब आप सोचो कि वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो क्या है, न हम उनको जानते हैं, न वो हमें जानते हैं, है ना। एक व्यक्ति यदि मेरे ही गोत्र का, वो बंगाल में रहता है ना, तो और यदि उनकी बच्ची अच्छी है, मैं अपने बेटे से उसकी शादी करना चाहती हूँ, तो कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? और आजकल तो खैर तो थोड़ा हम इस मामले में तो थोड़ा उदार हो गए, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज है जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है। मानव धर्म के प्रति रहस्यमयी और परा भूमिका से हमेशा प्रभावित रहा है। हम धर्म में प्रभावित हमेशा रहे हैं, धर्म से। जेम्स फ्रेजर ने कहा, उन्होंने कहा कि प्राचीन मानवीय समूहों में परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति प्रभुता नहीं रखता था,
बल्कि वो व्यक्ति प्रभुता रखता था जिसे धार्मिक स्थान का एकाधिकार प्राप्त होता था। ये परिभाषा है आपकी जेम्स फ्रेजर। वो कहते हैं कि प्राचीन समय में एक परिवार में जो वयोवृद्ध व्यक्ति है उसका आधिपत्य नहीं होता था। आधिपत्य किसका होता था? जो धार्मिक रूप से सर्वोच्च था समाज में, धार्मिक रूप से जिसके पास सत्ता होती थी उसी की से चलती थी। लोग उसकी शक्तियों के समक्ष नतमस्तक रहते थे। जिसके पास क्या थी? धार्मिक शक्ति। ये आप आज भारत में भी देख सकते हो। भाई हमारे आपके हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी है ना, और अभी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। कितने साधु संत हैं जो वहां उपस्थित होंगे बहुत मान सम्मान के साथ। तो ये बात किसको स्पष्ट करती है कि धार्मिक सत्ता को हम नकार नहीं सकते। धार्मिक सत्ता को हम नकार नहीं सकते। उसी तरीके से आप मुस्लिम धर्म में देख लो कि उनके विवाह भी होता है तो उनका जो मस्जिद का जो भी उनके धर्माधिकारी हैं वही आते हैं, मृत्यु पे भी वही आते हैं, और वो जो कहते हैं उसको पूरा उनका समाज उनके आदेश को मानता है। पूरा समाज उनके आदेश को मानता है। तो इसलिए विल्सन ने कहा, विद्वानों के नाम है इनको याद रखना, विल्सन ने कहा कि प्रारंभिक समाज में धर्म समाज का रक्त प्रतीक था। प्रारंभिक समाज में धर्म समाज का रक्त का प्रतीक था। उसकी एकता, उसकी पवित्रता और उसका दायित्व की अभिव्यक्ति थी। क्योंकि जब एक धर्म होगा तो कहीं ना कहीं हम ये भी तो महसूस करते हैं ना कि ये हमारा है। मैं हालांकि इन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करती हूं, लेकिन जो सच है वो तो है कि जब हमें अपने समान धर्म का व्यक्ति हमसे मिलता है तो हमारी आत्मीयता कहीं ना कहीं अधिक होती है। ये कड़वा सच है लेकिन है। ये नहीं है कि हमारी दूसरे धर्म के लोगों से हमारी आत्मीयता नहीं होती, होती है, बहुत होती है। हमारे मोहल्ले में यदि हमारे परिवार के पास, हमारे गली में यदि दूसरे धर्म के लोग यदि रह रहे हैं तो हमारी उनके साथ भी आत्मीयता है। तो ये कहा जाता है कि निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो भूमिका रक्त संबंध की रही है वही भूमिका किसकी रही है? धर्म की रही है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि राज्य के निर्माण में और कौन से तत्व हैं जो महत्वपूर्ण, जिनकी भूमिका मानी जाती है। तो वो है आपका बल या शक्ति। बल, शक्ति, फोर्स। कैसे? कुछ विद्वान कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति और विकास के लिए शक्ति या बल को आधार मानते हैं। शक्ति और बल राज्य की उत्पत्ति का आधार है। जैक्स ने लिखा है कि समाज में परिवर्तन युद्ध द्वारा हुए हैं। युद्ध तो होते हैं,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत विनाश हुआ। उसके बाद जो आपस में राष्ट्रों में युद्ध होते हैं वो भी होते रहते हैं, क्योंकि मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है दूसरों पर आधिपत्य जमाना। ये क्या है? मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति। मनुष्य ये चाहता है कि सब उसकी बात माने। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको नहीं लगता कि आपकी बात सब माने, जितने भी आप बच्चे हो यहां? ये फैक्ट है। डोमिनेंस, प्रभुता का भाव हर व्यक्ति में होता है कि भाई मेरी बात सब माने, मेरी चलनी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रारंभिक अवस्था से कृषि, व्यवसाय, उन्नति, धन का उद्भव और इसकी रक्षार्थ लोग युद्ध करने लगे, और ऐसे में प्रत्येक मानव समूह में एक नेता की आवश्यकता हुई। ऐसे में किसकी आवश्यकता हुई? एक नेता की आवश्यकता हुई। भाई पहले हमें आदिम अवस्था में मनुष्य के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। वो क्या कोई डेवलपमेंट कर सकता था? क्या नहीं। कृषि का विकास भी बहुत बाद में हुआ, और आज जितना साइंटिफिक चीजें हैं हमारे पास, अब तो हमारा मशीनीकरण हो गया। तो जब ये सारा विकास हो गया तो फिर ये आवश्यकता हुई कि भाई अब किसी न किसी के पास सत्ता तो होनी चाहिए। गुम्पलविच वो कहते हैं कि समूह के भीतर और मध्य होने वाला शक्ति संघर्ष राज्य की विकास के हेतु उत्तरदायी है। एक समाज में अनेकों अनेकों अनेकों, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, ये सिर्फ इतना है, ये इतना है, ये सब क्या है? राज्य में मानव समूह। ये सब क्या है? राज्य में मानव समूह। क्या आप ये मानते हो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये सब राज्य में मानव समूह है? आप भी ह्यूमन नेचर को जानते हो, मनुष्य के स्वभाव को आप जानते हो। तो क्या मनुष्य के जितने भी समूह हैं उनमें ये नहीं रहता क्या कि हर समूह दूसरों पर आधिपत्य जमाना चाहता है? प्रत्येक समूह दूसरे समूहों पर क्या चाहता है? अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। और सारा ये जो है आधिपत्य क्या संघर्ष है, ये आदिम काल में भी था, ये उसके पश्चात भी रहा, और ये आज भी है। और इस संघर्ष को टैकल करने के लिए, इस संघर्ष को टैकल करने के लिए कि शांतिपूर्ण तरीके से सब अपना अपना जीवन जीते रहे, उसके लिए किसकी उत्पत्ति हुई? राज्य की। समझ में आ रहा है? इसके लिए किसकी उस उत्पत्ति हुई? राज्य की। अब ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? मानवीय स्वभाव। ये सब चीज किस पर डिपेंड करती हैं?
मानवीय स्वभाव। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो एक शक्ति की अवधारणा है, हम जो चाहते हैं कि सब हमारी बात माने, उससे संघर्ष होता है और उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। मैकाइवर ने कहा कि यह सही है कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण बल नहीं है, किंतु फिर भी राज्य के विकास के पीछे इसका पर्याप्त हाथ रहा है। मैकाइवर वो क्या कहते हैं कि ठीक है कि मेन तत्व बल नहीं है, राज्य की उत्पत्ति में मेन तत्व बल नहीं है, लेकिन बल की भूमिका को हम कम नहीं आंक सकते। बल की भूमिका को हम कम नहीं आंक सकते। बल की भूमिका तो राज्य के विकास में और राज्य के निर्माण में रही है। इसके बाद आ जाता है आपका अगला तत्व समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे ही सुन रहे हो? फिर है हमारी आर्थिक आर्थिक आवश्यकताएं। अनसुईया, थैंक यू वेरी मच बेटा। हाँ, आर्थिक आवश्यकताएं। आप देखते हो कि एक व्यक्ति सारे काम तो नहीं कर सकता कि वो अनाज भी पैदा कर लेगा, वो अपने खाने के लिए बर्तन भी बना लेगा, वो अपना मकान भी बना लेगा, वो अपने लिए स्कूल भी बना लेगा, वो टीचर भी बन जाएगा और वो गाड़ी भी चला लेगा। सारा सब कुछ तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हम किसान पर डिपेंड है, किसान टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। हर व्यक्ति एक दूसरे पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए क्या है, निर्भर है। तो जीवन का निर्वाह करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। मानव की जो हमारी आदिकालीन अवस्था थी, उसमें भी आदिकालीन अवस्था में भी श्रम का विभाजन था। तो गैटल कहता है कि मनुष्य की आर्थिक चेष्टाएं जिनके द्वारा उसकी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की है और अधिशेष को संपत्ति और धन के रूप में संचय किया है, ने राज्य के निर्माण में सहायक तत्व रहा है। डिवीजन होता है, कामों का डिवीजन होता है। जैसे परिवार में, हम एक परिवार में देखते हैं कामों का क्या होता है, डिवीजन होता है ना। माँ घर को चलाती है, पिता घर का खर्चा चलाने के लिए कोई व्यवसाय करते हैं, बहन भी घर का काम करती है, भाई भी कुछ ना कुछ करता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है और वही चीज पूरी की पूरी किसमें लागू होती है, समाज में लागू होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्जी बेचते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परचूनी का सामान बेचते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मशीनों को ठीक करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली फिटिंग का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान वर्ग है वो अनाज पैदा करता है। तो हर तरह से हर हमारा सारा का सारा काम जो है समाज में डिवाइड हुआ है। तो इसलिए रूसो ने इससे समाज में विभिन्न जातियों और वर्गों के जन्म के उदय को स्वीकार किया। तो रूसो कहता था कि इसी की वजह से समाज में जातियों का विकास हुआ। कार्ल मार्क्स वो कहते हैं कि आदिकाल से मानव 4 अवस्थाओं से गुजरा है। आज जो हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठे, दरवाजा खोला
नोट शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि नोट शेयर करने का मतलब होता है कि बच्चे क्लास में नहीं आते, और जो मैं समझाती हूं वो आपको नोट्स से समझ में नहीं आएगा। हाँ, आप ये प्रॉमिस करो कि आप क्लास में आओगे सब, क्योंकि क्लास में फिर वही होता है कि हमने पढ़ाया और बीच बीच में बच्चे जाना शुरू कर देते हैं कि उन्हें भी पता है कि मैडम लेक्चर अपलोड करेगी, इसीलिए मैंने बंद किया है ये काम। तो उसमें हमको बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है। तो आप क्लास अटेंड करो और फिर अपनी किताब से पढ़ो, तो आपको एज इट इज मिलेगा सारा। हाँ, 1 वीक सीरीज में पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और फिर भी यदि आपकी संख्या जो आज और कल में चली है शाम के समय, यदि वो संख्या मेंटेन रहती है तो नोट शेयर कर देंगे, क्योंकि उसमें मेरे को कम से कम 3-4 घंटे का टाइम लगता है जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, और फिर जब मैं उसको एडिट करती हूँ, अपलोड करने के लिए हमें उसमें बहुत एडिट करना पड़ता है। एडिट करने में बेटा बहुत टाइम लगता है। तो मेरे लिए तो सुविधा यही है कि आप क्लास अटेंड करो और समझो, है ना। यहाँ आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हो, बाकी देखेंगे। संगीता ने लिखा है कि वी आर हम प्रॉमिस कर रहे हैं। वादे तो बेटा बड़े बड़े तोड़ देते हैं, आप तो बच्चे हो, मैं कैसे मान लूं कि आप वादा नहीं तोड़ोगे। जब से मैंने नोट्स अपलोड करने बंद किए हैं तब से आपने क्लास में आना शुरू किया है, और आज यदि मैं नोट्स अपलोड करना फिर शुरू कर दूंगी तो फिर आप क्लास में आना बंद कर दोगे। तो इसलिए आपके वादे को मैं किस आधार पे स्वीकार करूं कि भाई आपने तो कर लिया, बाकी लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो हम समझाते हैं वो नोट से समझ में नहीं आएगा, फिर भी सोचेंगे, देखेंगे, आपका वादा देखेंगे। हाँ, तो इसलिए ये कहा जाता है, कार्ल मार्क्स ने कहा कि शुरू की अवस्था जब मनुष्य एकदम पशु की तरह रहता था, गुफाओं में रहता था, और जो मिल जाए पेड़ पौधे पत्ते, है ना, मांसाहारी भी था, जो मिल जाए उसी का भक्षण करता था। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आखेट की अवस्था, पशु आधारित अवस्था, आखेट मतलब हमने किसी को मारा और उसका भक्षण कर लिया, और उसके बाद आपकी दूसरी अवस्था जो कार्ल मार्क्स बताते हैं, पशु आधारित व्यवस्था। तीसरी अवस्था जो कार्ल मार्क्स बताते हैं, कृषि पर आधारित। ये आज भी है, कृषि पे आधारित हमारी अर्थव्यवस्था आज भी है, लेकिन पूर्णतः नहीं है, बहुत कम है। और उसके बाद जो चौथी अवस्था आती है वो क्या आती है, औद्योगिक व्यवस्था। आज उद्योगों का समय है, उद्योगों का जमाना है, तो इनके अनुकूल राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का भी संरचनात्मक ढांचे का निर्माण हुआ। हाँ, तो क्या कहा जाता है कि इनके अनुकूल सामाजिक ढांचे का क्या हुआ, निर्माण हुआ। लोगों ने सब अलग अलग बट गए ना, कि ये वो लोग हैं जो उद्योगों का काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो कृषि का काम करते हैं। वर्ग बन गए समाज में, अनेकों अनेकों वर्ग बन गए। तो आज भी संपूर्ण विश्व एक आर्थिक इकाई का रूप ग्रहण कर चुका है, और यह सब आर्थिक तत्व के कारण ही संभव हुआ है। आर्थिक तत्व ही मेन विषय है, या मेन मूलभूत आज के जीवन में आर्थिक तत्व मूलभूत तत्व है जो हमें आपस में बांध कर रखता है।
फिर है आपका मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ। आपने कहा है कि अनुप्रिया कि बिलीव करो मैन। तो बेटा विश्वास तो आजकल मोदी जी पे ही कोई नहीं करता। मोदी जी भी कहते हैं कि मोदी की गारंटी। और आप तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हो। हाँ, आज जो आपकी संख्या थी शुरू में, अब देखो अब 7 है। जब हमने शुरू किया था तो 14 थी, 50% चले गए ना। और जब हम आपको रोजाना पढ़ाते हैं तो रोजाना पुष्पा का ये कमेंट होता है कि भाई फ्रेंड सब कहाँ चले गए। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने कहा कि लाइव क्लास लूंगी, पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको यह है कि आप क्लास में आओ नहीं और आपको तैयार नोट्स मिल जाएं, वो उचित नहीं है। आपकी यदि 15 दिन संख्या बराबर चलती है, मतलब बराबर कम से कम 15 बच्चे सुबह शाम दोनों क्लास में आए, तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करना, मैं 7 दिन देखूंगी इस चीज को कि 15 बच्चे सुबह और 15 बच्चे शाम को, जो अभी हैं वो जितने भी हैं, सुबह भी हो और शाम को भी हो। और सुबह में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ आप कि ये दिक्कत है मैडम, है ना। यदि 7 दिन आप कंटिन्यू इस तरीके से आते हो तो मैं नोट सारे अपलोड कर दूंगी। ये मेरी आपसे क्या है, प्रॉमिस। हाँ, अब हम देखते हैं राजनीतिक व सामाजिक चेतना। राज्य के निर्माण में राजनीतिक और सामाजिक चेतना का भी योगदान रहा। राजनीतिक चेतना, तो गिलक्राइस्ट कहते हैं कि ये प्रमुख तत्व है। राजनीतिक चेतना प्रमुख तत्व है और उनके अनुसार राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध धर्म सभी है, उनमें राजनीतिक चेतना मुख्य है। ये किसका कथन है, गिलक्राइस्ट का, कि राजनीतिक चेतना जो है मनुष्य में वो भी वो रक्त संबंध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्लंशली कहते हैं कि आरंभ में मानव ने यह प्रवृत्ति अवचेतन थी, मानव संगति होने में चेतन तत्व का परिणाम है। जब मनुष्य में चेतना अधिक आई तो मनुष्य ने एक संगठित वैधानिक संगठन के निर्माण पर बल दिया। विल्लोवी ने भी यही कहा कि जिस प्रकार एक राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता एक भावना के परिणाम है, उसी प्रकार से यही भावना एक राज्य के निर्माण का भी कारण है। जेलिनेक ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति का आंतरिक कारण है उसकी समूह के रूप में चेतना की एकता। विल्सन ने भी यही कहा कि संगठन की भावना स्वाभाविक है, बिना संगठन के कुछ नहीं होता बेटा। संगठन में बहुत क्या होता है, मजबूती होती है। तो इसलिए संगठन की भावना स्वाभाविक है और वह मनुष्य तथा परिवार के साथ उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से राज्य कोई कृत्रिम रचना नहीं है, अपितु राज्य प्राकृतिक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, जिसमें रक्त संबंध, धर्म, पारस्परिक निर्भरता, बल, शक्ति, आर्थिक आवश्यकताएं, राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, इन सभी तत्वों का क्या रहा, योगदान रहा। तो चूंकि विकासवादी सिद्धांत में किसी एक तत्व पे जोर नहीं दिया गया, इसमें सभी तत्वों पर बराबर जोर दिया गया और सभी तत्वों का कमोबेश इसमें योगदान स्वीकार किया।
तो गार्नर कहते हैं कि इनमें से किसी भी केवल एक तत्व के कारण राज्य का उदय नहीं हुआ। आप ये नहीं मान सकते। गार्नर कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक तत्व का अकेले का योगदान नहीं रहा, और इसलिए इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत किसी अलौकिक और कल्पनात्मक तथ्यों का सहारा भी नहीं लेता। विकासवादी सिद्धांत किसी कल्पना का सहारा नहीं लेता। विल्सन ने कहा कि हमें राज्य के मूर्त रूप का अनुमान लगाना चाहिए, न कि बलपूर्वक आग्रह करना चाहिए। भाई हमारी आवश्यकताएं थी एक दूसरे की, एक दूसरे पे हम डिपेंडेंट थे, तो इसलिए हमने राज्य का निर्माण किया। इसलिए सार रूप में, निष्कर्ष रूप में मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि राज्य के निर्माण के सिद्धांत की जब बात होती है तो जो सर्वमान्य सिद्धांत है जिसमें सभी की सहमति है, वो कौन सा सिद्धांत है? विकासवादी सिद्धांत। थैंक यू very much.